नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने नाम रखा है पी वाई क्यू एमसीक्यू सीरीज। इस पी वाई क्यू में जितने भी क्वेश्चन जो हैं विगत वर्षों में विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं, हम लोगों ने इसमें एक एक करके क्वेश्चन लिया है। इसके महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि इन प्रश्नों का उपयोग हम कैसे करते हैं। देखिए, होता क्या है कि आपके सामने एक प्रश्न है, एक प्रश्न के अंदर कुल जो है चार विकल्प हैं। अब इन चार विकल्पों के साथ जो है आपको प्रश्न मिलता है। आपका उसमें से एक उत्तर सही होता है, लेकिन आयोग जब नए प्रश्नों का निर्माण करता है तो वो करता है क्या है कि इन्हीं ऑप्शन के साथ या उसी प्रश्न के साथ एक नया प्रश्न क्या करता है, जनरेट करता है। अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे, 23 का पेपर देखेंगे, देखिए मैं हर आयोग की बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे उनका जो नया पेपर बनता है वो पिछले पेपरों का ही क्या एक संग्रह है। इस बात को समझने के लिए मैंने एक पॉलिटी की सीरीज बनाई है। इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। मैं पॉलिटी सबसे पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी के मैं कुछ लेक्चर आपके ले रहा था, तो हो सके तो इस लेक्चर को ध्यान सुनिएगा और मैं जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फैक्ट आपको कहीं मिलेंगे नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए, आपके सामने ये प्रश्न है। देखिए, प्रश्न होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न के साथ और भी जो चीज़ें जो फैक्ट बनते हैं, मैं आपसे एक एक करके हर फैक्ट पे बात करूंगा। इस सीरीज में चाहे 25 में क्वेश्चन करा पाऊँ, 30 करा पाऊँ, उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब क्या है कि मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको मैं क्वालिटी क्वेश्चन और उसके साथ क्वालिटी कंटेंट देना मतलब दे सकूं। यदि आप ये बात समझिए मेरी कि है क्या, कि यदि इस सीरीज को आप मेरे साथ करते हैं या हमारे साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस विषय पर जो बनने वाले जो प्रश्न हैं उस पर जो संबंधित जो फैक्ट हैं वो आपको ढंग से याद हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं पी वाई क्यू को लेकर, लेकिन पी वाई क्यू को लेकर एक भ्रम क्या है कि लोग करते क्या है कि लोग पी वाई क्यू लगा लेते हैं और उसको बांट देते हैं। बांटना नहीं होता है, उसको समझना होता है। जब तक आप पी वाई क्यू को समझेंगे नहीं तब तक आप पेपर के नेचर को समझेंगे नहीं। मैंने वही प्रयास किया है। अगर ये आपको प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके रिस्पांस के ऊपर ये सीरीज आगे चलेगी। तो चलिए, आपका समय खराब नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। ऑप्शन हमारे क्या है, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जानते हैं कि आपके सामने चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो है ये सब के सब क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक्ट थे। इसका जो सही उत्तर अगर हम देखें तो अखिल भारतीय संघ यानी यूनियन की बात सबसे पहली बार जो है एक्ट 1935 में की गई थी। यानी इसका उत्तर क्या होगा, हमारा डी सही होगा। अब इस बात पे कुछ और बातें करते हैं। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 के एक्ट में और क्या बातें हैं जो पेपर के पर्पज से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 1935 के एक्ट में कुल जो है 321 धाराएं थी, मतलब कुल 321 आर्टिकल थे और 10 अनुसूचियां थी। और ये सब के सब जो है आज भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। मतलब सब नहीं है, मतलब ये कहता है कि भारतीय संविधान की जो 2/3 आर्टिकल है वो 1935 से लिया गया है। अब इसमें क्या 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 किया था, अब समझिए। देखिए, पहला क्या किया था कि जो प्रांतों में यानी स्टेट में जो डुअल गवर्नमेंट था यानी द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, कब किया गया था, 1935 के एक्ट से, लेकिन लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 1933 में। एक फैक्ट आपके सामने देखिए ये आता है। तो इसमें क्या किया गया कि प्रांतीय जो विधानमंडलों थे, जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनका विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडल जो थे वो क्या थे, डुअल थे। डुअल यानी डुअल थे उसमें से। तो ये एक फैक्ट आपको होता है। देखिए, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया। और सांप्रदायिक जो निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन था, उसमें दलितों को भी शामिल कर दिया गया। इसके पहले क्या थे, केवल अल्पसंख्यक शामिल थे। यानी 1909 और 1919 के एक्ट में केवल अल्पसंख्यक शामिल थे। देखिए, 1909 में सबसे पहली बात तो केवल मुस्लिम आए थे, 1919 में सिख आए, ईसाई आए, ये सब आए। लेकिन 1935 के एक्ट आते आते इसमें दलित भी शामिल कर दिए गए थे।
अब इससे संबंधित हमारा और फैक्ट क्या बनता है, इससे संबंधित हमारा एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बनता है कि 1935 के एक्ट से ही जो है क्या किया गया कि भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। यानी आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 के एक्ट से की गई, जिसका राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। देखिए एक फैक्ट आपको यहाँ और बनता है। अब उसमें से फिर क्या गया कि देखिए बर्मा, आप जानते हैं बर्मा को जो है अलग कर दिया गया भारत से, तो 1935 के एक्ट से ही उसको अलग किया गया था। आप कितने फैक्ट समझिए कि इस एक क्वेश्चन में है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इससे कि क्या है कि हमारे सामने आज जो तीन सूचियां हैं जिसको हम नाम देते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी जो तीन शेड्यूल थे, इन सातवें शेड्यूल की जो सूचियां हैं वो यहीं से बनाई गई थी। तो पहला कौन सा था, जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, यानी संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरा हमारा कौन सा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कंकरंट लिस्ट। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमारे इतने फैक्ट कंप्लीट होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ऑप्शन हमारे पास क्या है, केसी वियर, जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग, डीडी बसु। तो आप जानते हैं डीडी बसु कहते हैं एक भारतीय संविधान विशेषज्ञ थे, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या, तो तीनों के तीनों फॉरेनर हैं। अब देखिए इसके फैक्ट में समझ लीजिए कि अगर इससे पूछा जाए तो सहकारी संघवाद जो है वो सबसे पहले जो है भारतीय संविधान को किसने कहा था, तो ये ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। देखिए ऑस्टिन का मानना यह था कि ये मानते थे कि राजनीतिक सत्ता जो होती है वो कुलीनों के लिए है। राजनीतिक सत्ता जो है कुलीनों के लिए, कुलीन मतलब इलीट्स के लिए केवल है। यानी वो कहते थे बाकी लोगों के लिए नहीं है। यानी राजनीतिक सत्ता में पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए जो कुलीन हो और जिनके पास संपत्ति हो। ये एक फैक्ट है। अब देखिए केसी वियर जो है, केसी वियर ये भी एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। आइवर जेनिंग थे। आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। देखिए जिस प्रश्न पे आपको अगले फैक्ट बन सकते हैं मैं उसको खुद आपको इलेबोरेट करके बता दूंगा। अब आइए देखिए अगले प्रश्न पे। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मार्लो मिंटो सुधार पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर, रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड पर, नेहरू रिपोर्ट पर। देखिए आप जानते हैं कि 1919 का जो हमारा एक्ट था ये क्या है, तो ये हमारा जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे था। देखिए है क्या, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1919 का एक्ट बनाया गया था। इसी एक्ट में जो है नया नाम दिया। अब इसमें क्या था, देखिए मॉन्टेग्यू कहते थे, जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे, यानी भारत सचिव, यानी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे ये। और उसमें से हमारे जो चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के उसमें वायस राय थे, भारत के वायस राय थे। तो देखिए अब यहाँ से प्रश्न हमारे कैसे बन सकते हैं कि आपसे ऐसे पूछा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के समय वायसराय कौन था, तो वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड थे। उसमें पूछा जाते हैं कि 1919 के एक्ट के समय भारत सचिव कौन था, तो मॉन्टेग्यू थे। ऐसे मार्ले मिंटो हैं, तो मार्ले क्या थे, सचिव थे, मिंटो क्या थे, वायस राय थे। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक यानी प्रथम सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये सिंपल सा है। देखिए 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में ठीक काउंसिल चैम्बर का एक पुस्तकालय है, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी, काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में इसकी पहली बैठक हुई थी। और इस सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को क्या किया गया, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। आप कमेंट करके बताइएगा उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न के ऊपर। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 84,
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1793। तो देखिए भारत में पहली बार जो था गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो इस प्रश्न को अगर देखें, देखिए 1773 का एक्ट जो है वो बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा पहली बार क्या किया गया, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और इस एक्ट के द्वारा जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, 1833 में इस एक्ट के द्वारा जो है ये पद क्या किया गया, खत्म किया गया। अब नया पद क्या बनाया गया कि भारत का पूरा गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 1833 के एक्ट से बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे। और 1773 के एक्ट से जो वारन हेस्टिंग को बनाया गया, तो वारन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे। कहाँ के थे, बंगाल के गवर्नर थे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। यानी 1773 के एक्ट में पहली बार वारन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर बनाया गया। फिर 1833 में क्या किया गया कि नया कानून लाया गया और बंगाल के गवर्नर की जगह क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था, कमेंट में करके इसको बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। देखिए यहाँ पे कुछ ये मिस्टेक है, ये मतलब ये अलग अलग उनकी, तो उम्मीद करता हूँ मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ लीजिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत संविधान 1950। इसका सबसे सिंपल सा उत्तर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता में ठीक कलकत्ता में 1774, ये याद रखिएगा, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, स्थापना की गई। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो है गवर्नर, सॉरी इसका जो है वो कौन था, उसका चीफ जस्टिस कौन था। चलिए इसको मैं ही बता देता हूँ आपको। 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सर एलिजा इम्पे इसके पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और इनके अलावा जो है दो लोग और बनाए गए थे, दो के तीन लोग थे। पहले कौन थे, चैम्बर्स चैम्बर्स दूसरे कौन थे, लिमेस्टर लिमेस्टर और तीसरे थे हमारे हाइड। तो याद रखिएगा 1+3 यानी कुल 4 लोग थे। इसमें एक क्या था, चीफ जस्टिस था, बाकी 3 क्या थे, केवल जस्टिस थे। और वो तीनों कौन थे, आपसे नाम पूछा जा सकता है देखिए पेपर में कि कौन शामिल था कौन शामिल नहीं था। तो चीफ जस्टिस कौन था, एलिजा एम्पे। बाकी अन्य कौन थे, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। देखिए आपको ऐसे ऐसे ही फैक्ट आपको पीवाईक्यू से याद करने होते हैं, पीवाईक्यू को समझना होता है। अगर आप समझेंगे तो आप प्रश्नों को सही करेंगे और इन प्रश्नों के द्वारा जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मार्ले मिंटो सुधार 1919 का प्रावधान कौन नहीं है। देखिए ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है। इसका जो है हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इसका हमारा ऑप्शन डी इसका हमारा सही है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, मार्ले और मिंटो, मार्ले मिंटो। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि मार्ले क्या थे, तो मार्ले भारत सचिव थे, भारत सचिव थे। मिंटो क्या थे उस समय, वायस राय थे, वायस राय थे। तो देखिए इसमें क्या क्या किया गया था कि विधान परिषद में आकार में वृद्धि की गई थी, विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई थी। तो कितना, जो संख्या 10 थी उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया था। ठीक, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, यानी सरकार की क्या थी, बहुमत था। सांप्रदायिक और निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई।
यानी पहली बार भारत में सांप्रदायिकता के जो बीज है वो इसी अधिनियम से बोए गए। यानी क्या किया गया कि मुस्लिमों को अलग मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, मुस्लिमों को मताधिकार मताधिकार का प्रधान अधिकार दिया गया। यानी कि जिस इलाके में मुस्लिम बहुसंख्यक थे वहां पर केवल वोट डालने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार केवल क्या था, मुस्लिमों को ही था। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। आइए अब अगले प्रश्न के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में से एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सका। देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है तो समझ लीजिए कि 1773-72 आते आते कंपनी का शासन था भारत पर, और कंपनी जो यहाँ पे चाहती थी वो यहाँ पे करती थी। लेकिन क्या था कि कंपनी के ऊपर लगाम लगाने के लिए 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो ये एक्ट लाया क्यों गया था कि कंपनी में बहुत सारी अनियमितता थी, और अनियमितता को जो है दूर करने के लिए ये एक्ट हमारा लाया गया था। तो एक्ट लाया कौन सा गया था? एक्ट जो लाया गया था वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, ये जो पिट्स नाम आपको दिख रहा है ये विलियम पिट थे। विलियम पिट जो थे वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे इसको पिट एक्ट बोला जाता है। अब इसमें किया गया कि 1784 के एक्ट से दो संस्थाओं का निर्माण किया गया। एक का नाम रखा गया बीओडी और एक का नाम रखा गया सीओडी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसमें से किया गया कि जो नियंत्रण बोर्ड था, ठीक, जिसको हम लोग बीओडी बोलते हैं, इसके अधिकार अलग कर दिए गए, इसके अधिकार अलग कर दिए गए, यानी इसी का शासन से अलग अलग चलाया गया। अब इसमें से ब्रिटिश नियंत्रण भारत में जैसे दीवानी दीवानी सैनिक और राजस्व, ये सब क्या किया गया? तो ये सब दिया गया बीओडी को, बाकी जो बचे थे वो सब सीओडी को यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे भी आपसे प्रश्न बनाए कि पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ये आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? वुड्स का डिस्पैच। वुड्स का डिस्पैच, सॉरी इसका उत्तर वुड्स का डिस्पैच नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1813। वुड्स का डिस्पैच तो जो है पहली बार शिक्षा के लिए पे बात की गई थी। तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर जो है वो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। रुपए का प्रावधान किया गया भारतीयों की शिक्षा विकास से। इसमें करते क्या थे, उस समय के जो साहित्यकार थे, यानी साहित्य के विकास के लिए, और स्थानीय जो विद्वान थे उनके विकास के लिए, उनके अनुदान के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए के अनुदान की स्वीकृति की थी। और मजे की बात जान लीजिए क्या था, ये पैसे खर्च नहीं हो पाए थे अगले 20 साल तक, यानी 1833 के एक्ट तक ये पैसे पूरे खर्च ही नहीं हो पाए थे। तो ये याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि अभिवृद्धि मतलब उसको जोड़ा गया? ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1833। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। तो इसका आंसर हमारा है क्या कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक नए सदस्य की नियुक्ति की गई। उसका नाम रखा गया था लॉ मेंबर, यानी कानूनी सदस्य था, कानूनी सदस्य था। और इसी के द्वारा पहली बार जो मैकाले जो था, ठीक, मैकाले टीबी मैकाले जो नाम कर टीबी मैकाले पहली बार क्या हुआ, भारत का कानूनी सलाहकार बना। जैसे विधि आयोग हमारा आज जो चलता ना, ये उस समय का विधि आयोग का क्या था, चीफ था ये। तो कौन सा एक्ट था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की क्या की गई, नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? टीबी मैकाले की। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, कंपनी ने व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया? ठीक, तो ये आसान सा देखिए प्रश्न है। अगर हम देखें 1833, 1861, 1831, इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने अभी पहले बताया था
कि 1784 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट के द्वारा क्या गया, कंपनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कंपनी शासन को कौन सा, एक सीओडी और दूसरा बीओडी। देखिए सीओडी और बीओडी जो है वो आपको शॉर्ट फॉर्म के लिए यानी कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं, इसको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी ब्रिटिश अधिकृत जो भारत था, ठीक, और जो ब्रिटिश अधिकृत भारत नहीं था वहां के अलग अलग कानून बनाए जाने लगे। तो ये कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, यानी कंपनी के जो काम जो था वाणिज्य वाला, कंपनी का जो काम था राजनीति वाला, ये दोनों कामों को अलग किया गया। किसको अलग किया गया, यानी वाणिज्यिक काम में कंपनी क्या क्या कर सकती है और राजनीतिक काम में कंपनी क्या क्या कर सकती है, इन दोनों को अलग किया गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, गवर्नर जनरल की आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उपरोक्त सभी सत्य है। तो देखिए 1861 का अधिनियम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और 1861 के अधिनियम का जो है दो महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं, इसको आप समझ लीजिए। पहला क्या किया गया कि अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान किसको की गई, तो गवर्नर जनरल को। हालांकि गवर्नर जनरल इस समय क्या चुका था, इस समय वायसराय हो चुका था। ये पद 1858 के अधिनियम से गवर्नर का पद क्या हुआ था, तो वायसराय हो गया था। दूसरा महत्वपूर्ण क्या किया गया था कि पहली बार इसी में पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अधिकार थे। आप इसको एक बार जो है 2 मिनट का समय देकर इसको समझ लीजिए क्या क्या गया था। देखिए 1861 के अधिनियम, 1861 के अधिनियम से पहला क्या गया, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश की शक्ति दी गई कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसकी अवधि कुल 6 माह थी, जैसे आज भी है। दूसरा क्या गया कि कैनिंग ने पहली बार क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधि दिया गया, और इस समय 3 लोगों को बनाया गया। क्या ना, बनारस के एक राजा थे, बनारस के राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, पटियाला के, लेकिन इनका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखें, पटियाला के महाराज, और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, दिनकर राव, ये तीनों लोगों को जो है वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। फिर हमारा इसमें क्या किया गया, एक और चीज कि उस समय के जो विधान परिषद थे उसमें नए विधान परिषदों का गठन किया गया, विधान परिषदों का गठन किया गया। अब कहाँ कहाँ किया गया, देखिए 1862 में गठन किया गया, किसमें, तो इसको आज हम बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यानी आज का जो है हमारा पंजाब प्लस आज का JNK। दूसरा हमारा इसमें क्या किया गया, 1866 में, 1866 में जो है पंजाब में, पंजाब में नहीं सॉरी, ये वो जो है 1862 में जो है ये बंगाल में, ये बंगाल में, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में, यानी NWF को बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट बोलते थे। और 1897 में जो है पंजाब में विधानसभा यानी विधान परिषद का गठन किया गया। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इस सीरीज में आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किए। देखिए प्रश्न 12 करने का मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि हम जिन PYQ के प्रश्नों को कर रहे हैं, अब PYQ के प्रश्नों को सही करने का केवल होता क्या है कि लोगों ने प्रश्न पढ़े उत्तर याद कर लिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप उस प्रश्न से संबंधित जो अन्य फैक्ट बन सकते हैं उन फैक्टों के बारे में आपको जानना जरूरी है। मैं आपको ये सीरीज पर डे दूंगा, हो सके तो आपको अभी क्वेश्चन कम लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें जो प्रश्न है उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो टारगेट रखता हूँ कि ये वीडियो पे जो है आप कम से कम इसको 1000 व्यूज तक पहुंचा देंगे, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मेहनत करने से इसका कुछ ना कुछ आउटपुट मुझे भी मिलता है, क्योंकि इनपुट मैं दे रहा हूँ तो आउटपुट आपसे ही मुझे मिलना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।